हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम लेके आते हैं दैनिक समसामयिकी अर्थात डेली करंट अफेयर्स, जो वेरियस न्यूज़पेपर विभिन्न न्यूज़पेपर से कवर किए जाते हैं। और इनमें हम फोकस करते हैं कि हम यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेट पीसीएस है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उनको प्रीलिम्स व मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, उन्हें समझें या उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करें। तो आज का जो सेशन है उसकी मैं शुरुआत करूं, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल में आप जाके यहाँ पर आप हिंदी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसमें आपको 5 प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ 2 मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आज कौन कौन से न्यूज आर्टिकल कवर किए गए हैं हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं, जहाँ प्रारंभिक परीक्षा संबंधी कुछ आर्टिकल है, जिनमें हम पहला आर्टिकल यहाँ पे पोप से रिलेटेड है। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे देश भर में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है अनाज के, ऐसा यहाँ पर मंत्री का बयान आया है। तो इस संबंधी जो एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसके बारे में जानेंगे और कौन कौन सी कमोडिटीज है। साथ ही अभी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हुआ है 2024 का, उसका जो डाटा है उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे पोप को देखेंगे, यहाँ पे हालांकि पहले आर्टिकल मेंशन है लेकिन हम इसे दूसरे नंबर पे देखेंगे। तीसरा आर्टिकल बात करेगा भारत के श्रमिकों को गर्मी से बचाने के लिए, द हिंदू में आर्टिकल कवर किया गया है। अब बेसिकली हीट वेव से संबंधित ये आर्टिकल है। हीट वेव क्या होती है, क्या इम्पैक्ट होता है उसका, क्या उससे रिलेटेड स्टेप्स उठाए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला आर्टिकल आता है पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ के बारे में। यहाँ पर ये आर्टिकल है, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो तुर्की है वो मदद करता है पाकिस्तान के युद्ध के समय और शांति के समय में भी, चाहे कोई बिल हो चाहे प्रस्ताव हो भारत के खिलाफ जाकर, तो उससे संबंधित यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि हाल में अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसमें लगभग आधे से ज़्यादा ड्रोन किसके प्राप्त हुए हैं, आधे से ज़्यादा ड्रोन यहाँ पे तुर्की के प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे जो खाद्य प्रणाली, उसके संबंध में देखेंगे सतत और पोषण संवेदनशील खाद्य प्रणाली। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है, भारत इतना बड़ा खाद्य उत्पादक होने के बावजूद भारत में कुपोषण की समस्या लगातार बनी हुई है, स्टंटिंग वेस्टिंग की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। फिर हम देखेंगे आज का छठा आर्टिकल, भारत में लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है। तो ये आर्टिकल 6 नंबर का जो आर्टिकल है, साथ ही मुख्य परीक्षा में संकट कम करने की शर्तें, अर्थात भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष उसको कम करना, और इसको दोनों को हम जोड़ के देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के दोनों पर्सपेक्टिव को यहाँ पर हम देखेंगे समझेंगे। साथ ही साथ जो 7वां आर्टिकल है, कोर्ट का कर्तव्य है नहीं है कि वो मीडिया के कंटेंट को हटाए, द हिंदू में आर्टिकल कवर किया गया है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट आई है द हिंदू में। इन दोनों आर्टिकल को भी हम कंबाइन करके देखेंगे। मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 1A में प्रेस की स्वतंत्रता की बात होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय भी दिए हैं, उसे भी यहाँ पर देखेंगे। मुख्य परीक्षा में एक अतिरिक्त आर्टिकल है जाति जनगणना पर। हालांकि इसके संदर्भ में हमने पहले भी चर्चा की है, पर यहाँ पर भी थोड़ा सा इसे देखने का प्रयास करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की, जो है देश भर में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अब इसके संबंध में ऐसा क्यों आर्टिकल आया है, तो आप देखेंगे हाल ही में क्या हुआ है कि जो 9 मई 2025 को जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय है एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग है, उसके जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उनका बयान आया। उन्होंने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जनता को आश्वस्त किया कि भारत के पास आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठ जाता है कि आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं। उन्होंने बताया कि जो झूठी खबरें अफवाहें फैल रही हैं उस पर ध्यान न दें, भारत के पास भंडार की कमी नहीं है। अब बेसिकली बात करें, ये बात हो रही है गेहूँ चावल दालें जैसी आवश्यक वस्तुओं के बारे में। साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। अब पहला तो यहाँ से प्रश्न उठ जाता है कि देश भर में जो आवश्यक वस्तु किसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे घोषित होती है। दूसरा यहाँ पर बात आ रही है कि चावल गेहूं दालें जैसी आवश्यक वस्तुएं भरपूर मात्रा में हैं, और कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तीसरा यहाँ पे बात आ रही है जमाखोरी करने वाले व्यापारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है, क्या प्रावधान है इसके तहत और क्यों कार्रवाई की जाएगी, ये भी जानना जरूरी है। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के संबंध में उन्होंने इंश्योर किया। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त जो जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब अगर सबसे पहले हम यहाँ पे नवीनतम आंकड़ों पर नजर डालें या कुछ भी देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो चावल के भंडार है वर्तमान में आप देखेंगे 356.42 लाख मैट्रिक टन के हैं। तो आपको ही पता होना चाहिए कितने भंडार हैं। तो इस संबंध में जो भी अफवाह फैलती हैं, फेक न्यूज आती है, उससे आपको दूर रहना है। गेहूं के संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे 383.32 लाख मैट्रिक टन के आसपास गेहूं का भंडार है। दालों में आप देखें चना अरहर मसूर मूंग पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध है। किसी भी तरह का खाद्य तेल चीनी किसी भी चीज़ का संकट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, सभी के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। अब ये मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं उनको आवश्यक खास जो वस्तुओं उसमें शामिल किया गया है।
अब सबसे पहले हम देख लें यहाँ पर कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसे क्या क्या कहता है। तो ये जो अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के संबंध में कुछ प्रावधान बनाए गए। इस अधिनियम का पर्पज ये था कि जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, उनके भंडारण पर नियंत्रण करना, या उनकी कालाबाजारी को रोकना या जमाखोरी को रोकना। बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारे बड़े व्यापारी होते हैं जो किसी माल को स्टॉक को आप देखेंगे गोडाउन में रख लेते हैं, जिससे उसकी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। और जब किसी माल की सप्लाई कंट्रोल कर दिया जाता है और उसकी डिमांड पर्याप्त बढ़ी रहती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। सपोज 100 किलो टमाटर की डिमांड है और यहाँ पर आपने 50 किलो किसी व्यापारी ने होल्ड कर दिया, मार्केट में 50 केजी ही बची, लेट से एग्जाम्पल। अब 50 केजी टमाटर यहाँ पे बची है, डिमांड तो 100 की है, तो इस टमाटर को ज़्यादा लोग लेने के लिए आएंगे और इसका जो प्राइस है यहाँ पर बढ़ जाएगा। और इसका प्राइस बढ़ने के बाद जैसे प्राइस बढ़ता है तो ये व्यापारी इस टमाटर को रिलीज कर देते हैं और महंगे प्राइस का लाभ उठा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, जमाखोरी कहलाती है, कालाबाजारी कहलाती है। इस संदर्भ में जो प्रावधान है 1955 अधिनियम में बनाए गए। अब ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये जो अधिनियम है इसमें कुछ धाराएं हैं जो कहीं ना कहीं बात करते हैं। जैसे एक धारा के बारे में बात करें तो धारा 2A, धारा 2A क्या बात करती है कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं हैं और इसे घोषित कौन करेगा, केंद्र सरकार घोषित करेगी आवश्यक वस्तुओं के बारे में। कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे देखें अनाज हो सकती है, दाल खाद्य तेल हो सकते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हो सकते हैं। तो जो भी वस्तुएं यहाँ पर सरकार यहाँ पर डिक्लेयर कर देगी उन्हें खाद्य वस्तुएं बोला जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि क्या यहाँ पे ये एक बार वस्तु घोषित करने के बाद क्या उसे हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। तो देखिए ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बातें होती है। अब इस संदर्भ में क्या हुआ कि 2020 में एक संशोधन हुआ, संसद एक संशोधन विधेयक लेके आई 2020 में, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसमें संसद ने कहा कि अनाज जैसे दलहन है, तिलहन है, खाद्य तेल है, प्याज, आलू जैसी जो चीज़ें हैं उनको आवश्यक सूची से हटाया जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ों का भंडारण यहाँ पर होता है उसके प्राइस को कंट्रोल करने के, उसके प्राइस को एक लिमिट या उसको एक मात्रा पे बेचने के लिए, तो कुछ वस्तुओं को यहाँ से हटाया गया। जिससे अगर देखें जो निजी क्षेत्र है उसका और खास तौर पे कृषि क्षेत्र है उसमें एफडीआई को आकर्षित किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो फंड आता है, जो निवेश आता है वो इसीलिए आता है कि कुछ वस्तुओं को आप स्टोर करिए। उसको स्टोरेज का मतलब दो तरह के यहाँ पे स्टोरेज होते हैं, एक तो कालाबाजारी पर्पज से, दूसरा हम उसे सुरक्षित रखने के स्टोर करते हैं जिससे हम आगे सप्लाई दे सकें। आपको भी पता है कि जो खाद्य वस्तुएं होती हैं उनको एक निश्चित टेम्परेचर में रखा जाता है तभी वो सुरक्षित रहते हैं लंबे समय तक। तो इस संबंध में निवेश आता रहे यह यहाँ पे किया गया। और यह भी कहा गया कि जब कोई आपात परिस्थिति आएगी, युद्ध आता है, अकाल आता है, ऐसी अचानक कोई परिस्थिति आती है, तब हम क्या कर सकते हैं, इन वस्तुओं को भी हम आवश्यक वस्तुओं में यहाँ पे अधिनियम में डाल सकते हैं। इस संबंध में संशोधन अधिनियम 2020 में आया था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बात हुई थी 2020 में। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ धारा के बारे में बात करें, धारा 3 यहाँ पे बात करती है किसके बारे में। धारा 3 बेसिकली अब बात करेगी यहाँ पर कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकार है उत्पादन, आपूर्ति, वितरण इत्यादि को नियंत्रण कर सके। साथ ही जो इसमें इस अधिनियम की जो 1955 अधिनियम की धारा 7 यहाँ पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान करती है। तो ये टोटली हमने ये आर्टिकल देखा यहाँ पर, जहाँ पे आपको ये हमने बताया कि जो अधिनियम है ये क्या कहना चाहता है। अधिनियम के बारे में बताया 2020 संशोधन अधिनियम, साथ ही साथ जो आवश्यक जो एसेंशियल गुड्स एक्ट है 1955 उसके बारे में भी बताया। अब यहाँ पे जो आर्टिकल, पहला आर्टिकल तो इसके बारे में देखें, कुछ खास आर्टिकल नहीं है। पोप बहुनागरिक प्रतीक के संबंध में यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली यह कहना चाह रहा है कि अभी जो पोप चुने गए हैं, जो आप देखेंगे कहाँ चुने गए हैं आपको पता होना चाहिए। इटली के बारे में आपको पता होगा, मैं आपको बना देता हूँ। भूमध्य सागर यहाँ पे भूमध्य सागर से 3 ओर से घिरा है और इटली में एक छोटा सा शहर मान के चलिए उसे रोम, इटली कैपिटल तो रोम है, वहीं वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में जो कंट्रोल होता है पोप का होता है, पोप वेटिकन के प्रमुख होते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि हर मतलब कि एक पोप को चुना जाता है वहाँ पर चर्च में। तो यहाँ पर जो इस बार जो चुने गए हैं वो पहली बार किसी अमेरिका मुल्क के चुने गए, लेकिन वो पेरू के भी हैं। तो पेरू भी यहाँ पे खुश है, वो भी क्लेम कर रहा है, अमेरिका भी क्लेम कर रहा है, जिसमें बराक ओबामा का भी स्टेटमेंट आया था कि एक शिकागो के नागरिक हैं और उन्होंने बधाई दी। तो इस संबंध में थोड़ा बहुत बहसड़ी, कोई इसमें प्रेम से संबंधित कोई आर्टिकल ऐसा नहीं था तो जिसे हम यहाँ पर देखें, या कोई ऐसा टॉपिक नहीं था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी उसने उसको यहाँ पे थोड़ा देखना था तो हमने देख लिया। मल्टी सिटीजनशिप के बारे में बात हो गई। अब भारत में अगर देखें तो सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है, सिंगल सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप इसका मतलब है कि भारत में कोई व्यक्ति अगर नागरिक है वो कहीं और का नागरिक नहीं हो सकता, और यह भारत का नागरिक जैसे ही होता है या तो जैसे ही किसी और देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहता है, जो हालांकि कई देशों में मल्टी सिटीजनशिप होती है, राज्य की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है, यूएस में। तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप की बात थी जो हमने यहाँ पर आर्टिकल में देखी। अगला आर्टिकल बात करेगा भारत के श्रमिकों को गर्मी से बचाव के संबंध में आर्टिकल है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। अब देखिए मामला क्या हो रहा है कि अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अभी टेम्परेचर आप देखेंगे
अगर बात करें वर्तमान में जो तापमान है वो दिल्ली में 40 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया है। जिससे जो अनौपचारिक क्षेत्र है, आपको पता है कि जो श्रम बल है हमारा औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र दोनों में वर्गीकृत है। जहाँ पे जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं, ठेले वाले, रेडी वाले, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं और इस वजह से क्या है, नकारात्मक प्रभाव इन पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं होते, खुले में व्यापार होता है इनका आसमान के नीचे। तो कहीं ना कहीं इनके संबंध में चिंताएं निकल के सामने आई हैं। अब ये जो चिंता निकल के सामने आई है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे हीट वेव के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। हीट वेव के बारे में अगर आप बात करें तो आईएमडी अगर क्या कहता है कि आईएमडी यह कहता है, आईएमडी के अनुसार, तो अगर जब भी आप मेंस में कोई परिभाषा लिखें हीट वेव क्या है, इसके चैलेंज बताइए, तो आप जब परिभाषा लिखें तो आप वहीं पे बताएं कि आईएमडी के अनुसार, ऐसा नहीं कि अपने अनुसार। आईएमडी क्या कहता है कि 4.5 डिग्री अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, या कम से कम 40 डिग्री किसी मैदान का टेम्परेचर पहुँच जाए, किसी क्षेत्र का टेम्परेचर पहुँच जाए, तो उसे हीट वेव या लू की सिचुएशन माना जाता है भारत के संदर्भ में। अब लू भारत के संदर्भ में उसे बोला जाता है, हीट वेव माना जाता है। अब बात करें इसकी उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, तो बात करें यहाँ पर स्थानीय वायुदाबी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वहाँ पर आप देखेंगे निम्न वायुदाब उच्च ताप निम्न वायुदाब की स्थिति विद्यमान हो जाती है, और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर स्थिर वायुमंडल की बात हो जाती है। कभी कभी स्थिर वायुमंडल का अर्थ आती है कि जब गर्म हवा कहीं ना कहीं नीचे फंस जाती है और ऊपर नहीं जा पाती है, साथ ही से उसका जो पलायन है ना तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं नहीं हो पाता, एक तरह से स्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो वहाँ पर हीट वेव की सिचुएशन दिखती है। फिर इसका प्रभाव पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति में होता है। पश्चिमी विक्षोभ से ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, और ये जब विक्षोभ नहीं आ पाता, अगर बात करें यहाँ पर इंडिया के मैप की बात करें, अगर ये इंडिया के बारे में बात करें, ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पर आपको पता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस एरिया से आ रहा है, इस एरिया से आ रहा है, तो इस क्षेत्र को क्या करते हैं, इस क्षेत्र की हवा को, गर्म हवा को ठंडी हवा से रिप्लेस करता है। लेकिन जब ये अनुपस्थित हो जाता है, इसमें बैरियर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हीट डोम की तरह हीट पूरी ट्रैप हो जाती है, और इससे यहाँ पर क्या होता है, लू का एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट होता है। ये तो यहाँ पे बात थी हीट वेव के बारे में। अब यहाँ पे कुछ तो स्टेप्स उठाए गए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बात हो रही है, चर्चा हो रही है। तो हीट एक्शन प्लान बनाया गया। हीट एक्शन प्लान बेसिकली कई शहरों में आयोजित किया गया, कई शहरों में बनाया गया। खासतौर पे आप देखेंगे अहमदाबाद से शुरू किया गया। इसमें औपचारिक श्रमिकों की ज़रूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित ये भी नहीं कर पाता। अब इससे चैलेंज क्या है कि आरबीआई ने कहा है कि अगर ऐसे ही हीट वेव रहा तो भारत की जीडीपी नकारात्मक रूप से 4.5% नीचे आ जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और जब वो कार्य ही नहीं कर पाएगा, निर्जलीकरण जैसी, बेहोशी जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरेगा, तो क्या है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है कि नीचे आएगी। इस संबंध में आरबीआई का भी आंकड़ा यहाँ पे आया है। इसके अतिरिक्त अब बात करें यहाँ पर जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो 90% के आसपास जो श्रम बल है हमारा अनौपचारिक क्षेत्र में इन्वॉल्व है। फिर दिल्ली में जो हीट पावर 40 डिग्री पहुँच गया, इसके बारे में तो हमने आपको बताया है। अब इसके और वैश्विक उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे हमें करना क्या चाहिए, तो वैश्विक जो उदाहरण जैसे कैलिफोर्निया है, ओरेगन वगैरह में, वहाँ पे जब हीट वेव आती है तो विश्राम जलपान की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी हम कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पे हमने इस आर्टिकल के बारे में देखा। अब यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहे हैं, अगला आर्टिकल भारत तुर्की गठजोड़ के बारे में। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले को अंजाम देने के लिए तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया और सैन्य उपकरणों को बढ़ावा दिया। अब बेसिकली अगर आपको बात करें, आपको पता है कि तुर्की और इंडोनेशिया दो ऐसे देश रहे हैं जो पाकिस्तान का हर मुद्दे में उन्होंने समर्थन किया है। हालांकि इंडोनेशिया में अगर देखें तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भारत के समर्थन में रहते हैं, भारतीय कल्चर वहाँ पे बहुत फॉलो होता है, और तुर्की में भी है। लेकिन वहाँ पे जो राष्ट्रपति एर्दोगन है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के पक्ष में रहते हैं, और वो अपने मुस्लिम लीडर को खुद का नेता बताते हैं। इस वजह से वो क्या है कि हर जगह पे हस्तक्षेप करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे खासतौर पे सैन्य के मामले में यहाँ पर उन्होंने ड्रोन की जो सप्लाई है लगातार तुर्की ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ाई है। क्योंकि भारत में भी जो ड्रोन जो भारत के डिफेंस सिस्टम्स ने मार गिरा है उसमें सोंगा ड्रोन की तैनाती यहाँ पर देखी गई। तो सोंगा ड्रोन यहाँ पर पता चला कि ये कहाँ का है, तुर्की का है, जिसे अभी नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। अब हो गया बात यही है कि इससे बहुत सारे ड्रोन को भारत ने मार गिरा है, उसमें कोई ऐसा फिल्म्स का आर्टिकल नहीं है। लेकिन हम भारत के बारे में कुछ ड्रोन के बारे में बात करें तो भारत का जैसे हेरोन ड्रोन है, हेरोन ड्रोन भारत के पास है जिसने इजराइल से भारत ने लिया है। यह 30 घंटे तक निगरानी कर सकता है, दुश्मन पर नज़र रख सकता है। फिर यहाँ पे MQ-98 प्रेडेटर ड्रोन है जिसे भारत ने अमेरिका से लिया है। यह 40 घंटे तक उड़ान रख सकता है, वो सटीक मिसाइल हमला करता है, एक्यूरेट हमला करता है। और हम बात करें रुस्तम, ये रुस्तम ड्रोन की खासियत है यहाँ पर रुस्तम 2 जिसे DRDO ने बनाया। बेसिकली ये स्वदेशी ड्रोन है, और ये स्वदेशी ड्रोन निगरानी व हथियार क्षमता दोनों की सुविधा यहाँ पे लेस है। साथ ही स्विच ड्रोन के बारे में बात करें तो ये भी अगर आप देखें
तो एक तरह स्वदेशी ड्रोन की तरह है, साथ ही निशांत ड्रोन है जिसे DRDO ने बनाया है। तो इस तरह से भारत के जो ड्रोन सिस्टम इजराइल, अमेरिका, रशिया, साथ ही साथ स्वदेशी से लेस है और बहुत सटीक हमला करने पे यहाँ पे जाना जाता है। आपको पता है कि भारत ने भी वेरियस जो पाकिस्तान के साइट्स हैं वहाँ पे अटैक किया है, चाहे मिलिट्री साइट्स हो, इसके अलावा जो टेररिस्ट साइट है, और वहाँ का जो डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से फेल हो गया है। तो ये भारत की जो ड्रोन की कहते हैं कि प्रभावशीलता है उसको यहाँ पर दर्शाता है। इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल था। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे बात करेंगे सतत पोषण संवेदनशीलता खाद्य प्रणाली के बारे में। अब देखिए बेसिकली आर्टिकल क्यों आया है कि संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन के कारण जो वैश्विक खाद्य प्रणाली है उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और इस दबाव बढ़ते के कारण खाद्य उपलब्धता व वहन क्षमता प्रभावित हो रही है। भारत भी आप देखेंगे प्रमुख खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे भारत में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, अल्प पोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बहुत ज़्यादा है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बहुत ज़्यादा है। अब इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पोषण प्रणाली हमारी लगातार खराब होती जा रही है। अब इस संदर्भ में आपको एक इंडेक्स दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हो गया बेसिकली क्या कि भारत में जो हंगर इंडेक्स है उसका सूचकांक हो गया। तो आप देखेंगे 2014 के आसपास, 2014 से हम बात करें 2023 तक बात करें, 2014 में आपके पास जो 55 रैंक थी भारत की, फिर उसके बाद 80 हो गई, 97 हो गई, 100, 103, 102, 94 के आसपास, ये लगभग 111 तक गई। तो यहाँ पे आपको ये PDF में आपको ये मिलेगा भी, तो 111 तक ये, तो अर्थात जो हमारा स्थिति है वो कहीं ना कहीं, भले ही हम खाद्य उत्पादक रूप बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। 2024 की हम बात करें तो जो 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है GHI, उसमें भारत की जो रैंकिंग है 105 रही है 125 देशों में। तो बात करें जो भारत में जो खाद्य के संबंध में, जो हंगर के संबंध में गंभीरता है, इसको बताता है। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है किसी भी गवर्नमेंट, ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय डाटा है, भारत का भी जो डाटा है ना, आप देखेंगे NFHS का डाटा उठा के आप देखेंगे, राष्ट्रीय जो पारिवारिक हेल्थ सर्वेक्षण या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 2019-21 है, इसमें जो 5वां सर्वेक्षण वो बात कर रहा है कि 5 वर्ष से जो कम लोग हैं, 5 वर्ष से कम लोग हैं, उसमें आप देखेंगे लगभग 35.5% लोग बौनेपन से पीड़ित हैं। अब इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो 31.32% के आसपास लोग यहाँ पे कम वजन के हैं, मतलब कि बच्चे की उम्र ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे वजन कम है। वहीं आप देखेंगे 19.3% बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं। अब इसके अतिरिक्त ये बच्चों तक मामला नहीं है, बल्कि आप 24% जो महिलाएँ हैं और जो उनमें अगर देखें एनीमिया की समस्या भी देखने को मिलती है, साथ ही इतनी जो परसेंटेज लोगों में ओबेसिटी या मोटापे की समस्या भी देखने को मिलती है। तो एक तरफ एक क्षेत्र ऐसा, एक वर्ग ऐसा है जो अगर आप देखें अल्प पोषण का शिकार है, दूसरा वर्ग ऐसा है मतलब कि कुपोषण का शिकार है, दूसरा वर्ग ऐसा है मोटापे का शिकार है। अब मोटापे का मतलब ये कि आवश्यक जो चीज़ें खानी चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है वहाँ पर। तो पोषण युक्त जो भोजन है कहीं ना कहीं इसकी समस्या है, एक तो पोषण की समस्या, दूसरा पोषण युक्त भोजन की समस्या। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, बात करता था कुपोषण की समस्या भारत में देखने को मिल रही है। अब इससे जलवायु जो खतरे हैं उसके संबंध में भी आर्टिकल को जोड़ा गया कि जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता, जैव विविधता, छोटे किसानों की आजीविका को प्रभावित करता है, जिससे पोषण असुरक्षा बढ़ती। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जो हमने देखा। अब हम बात करें भारत का जो SDG टारगेट है, आपको पता है SDG 2 बात करता है जीरो हंगर की। अब उसमें SDG 2.3 है जो जीरो भूख व 3.4 स्वास्थ्य व कल्याण के रूप में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के संबंध में यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे और प्रवेश करेंगे यहाँ पर भारत ने लगातार जो दूसरे दिन पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया, इसको जो आर्टिकल है हम मेंस के आर्टिकल के साथ लिंक करके देखेंगे आगे। कोर्ट का कर्तव्य नहीं है कि मीडिया कंटेंट को डिलीट करने का आदेश दे, इससे संबंधित जो आर्टिकल है प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित आर्टिकल से जोड़कर हम देखेंगे। तो मुख्य परीक्षा संबंधी आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जाति जनगणना पर सहमति के बारे में। अब जाति जनगणना के बारे में थोड़ा सा देखें तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे इतिहास पर नज़र डालें, और इतिहास पर नज़र डालें तो हम यहाँ पे पाएंगे कि जो भारत में जो जाति जनगणना है, हेनरी वॉल्टर को अगर आप देखें, हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का पिता बोला जाता है। तो कुछ प्रीलिम्स फैक्ट यहाँ पे देखेंगे, फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो यहाँ पर जो इनको पिता बोला जाता है भारतीय जनगणना का। और सबसे पहले औपचारिक जो जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय पे हुई थी 1881 में। इसके अतिरिक्त आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, MHA है, वो कहीं ना कहीं नोडल मिनिस्ट्री के रूप में कार्य करती है। और अनुच्छेद 246 में जो जनगणना है वो संघ सूची का पार्ट है। तो ये तो बात होगी जनगणना संबंधी जो प्रावधान है उसके बारे में। अब हम बात करें 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके संबंध में देखें तो जो जनगणना है ना, सिर्फ अगर हम देखें जनसंख्या घनत्व के आंकड़े एकत्रित करता है, फिर लिंगानुपात के आंकड़े एकत्रित करता है, साक्षरता दर के आंकड़े एकत्रित करता है, तो बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करता है और अलग अलग राज्यों को रैंकिंग भी प्रदान करता है।
बात करें हम यहाँ पर कुछ और इतिहास की तो 1872 में मेयो के टाइम पे सबसे पहले जनगणना शुरू हुई। और अगर बात करें जो नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू होती है, किसके टाइम पर, रिपन के टाइम पर। और जो जनगणना का श्रेय सबसे पहले आप देखें स्वीडन को जाता है, स्वीडन देश सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई। भारत में देखें तो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, सबसे उच्च अधिकारी होता है जनगणना का। ये बात हो गई। 2011 के बारे में बात, 2011 जनगणना थी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसके अतिरिक्त जो 2011 की जनगणना में पता चला कि भारत में जो जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। अब इसके जिसमें अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जैसे उसमें हम देखें 2011 की जनगणना में पता चला SC आबादी 20 करोड़ के आसपास है। ST आबादी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 करोड़ के आसपास है। ठीक, और उसमें सबसे ज़्यादा ST वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर हमने इसलिए देखा कि ऐसा नहीं है कि SC ST संबंधी आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा रहे थे, कि एकत्रित किए जा रहे थे, लेकिन जाति आधारित जो आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि भारत में लगभग 46 लाख जातियाँ हैं और इतनी जातियों की जनसंख्या जनगणना में शामिल करना कहीं ना कहीं चैलेंज क्रिएट होता है। अब हम इसके अलावा बात करें कि जो भारत में जो जनगणना थी इसके संबंध में देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। तो भारत में जो जनगणना थी उसके संबंध में आप पाएंगे तो भारत में जो जनगणना में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या गणना तो बिहार में आपको देखा जाता है 1106 के आसपास है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर न्यूनतम जो जनगणना जो जनसंख्या गणना तो अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है जहाँ पर 11,000 के आसपास जनसंख्या घनत्व है। वहीं लिंगानुपात सबसे बेहतर केरल में है 1084 व न्यूनतम हरियाणा में आपको देखा गया। हालांकि अभी NFHS का भी लिंगानुपात आया है, लेकिन जो NFHS है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और जो जनगणना है उसके आंकड़े अलग अलग होते हैं। सर्वेक्षण में ज़्यादातर लोगों को सब लोगों को कवर नहीं किया जाता, लेकिन जनगणना में एक पर्सन की काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल था। और अभी हाल में क्या है कि बात हो रही है कि जाति जनगणना की बात हो, जिसे केंद्र सरकार ने भी स्वीकारा है और जाति जनगणना की बात की है। हाल ही में देखें तो भारतीय सरकार की हालिया जाति जो जनगणना की पहल को राजनीतिक सामाजिक प्रभाव को लेकर चर्चा को पुनः उत्पन्न किया है। जाति आधारित जो डाटा एकत्र करना सूझबूझ से नीति निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इस हिसाब से लाभार्थियों का निर्धारण आसान हो जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पर अब इससे संबंधित देखें राजनीतिक प्रतिक्रिया तो अलग अलग देखिए। जो पार्टी है पहले अगर आप देखें जो बीजेपी है इसमें उसने अनिच्छा जताई थी, लेकिन बाद में सहमति हो गई। कांग्रेस पार्टी कई क्षेत्रीय दलों ने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय के एजेंडे के रूप में यहाँ पर माना है। मुख्य विशेषता सामाजिक न्याय का संकल्प अगर हम बात करें तो जो डाटा है अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जो योजनाओं का वितरण हम बेहतर कर सकते हैं। फिर इसकी आलोचना भी दी जाती है कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है जो राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जाति आधारित जो राजनीति का जो भारत में देखें तो वैमनस्यता पूरी तरह से बढ़ सकती है और इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। हालांकि अगर हम देखें 2011 की जनगणना में पता चलता है कि जो SC ST OBC है इनकी कुल आबादी 60% के आसपास इनका योगदान है। साथ ही राजनीतिक उपयोग के लिए अब देखेंगे जो बिहार कर्नाटक जैसे राज्यों ने हाल में जाति आधारित सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग को और बढ़ावा दिया। तो इस संबंध में थोड़ा सा यहाँ पे बातें थी। अब बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रभाव ये है कि अगर हम जाति जनगणना होता है तो उसके पॉजिटिव प्रभाव भी देख सकते हैं, निगेटिव प्रभाव भी देख सकते हैं। पॉजिटिव प्रभाव में हम देखें सबसे बड़ी है कि योजनाओं का हम बेहतर वितरण कर सकते हैं, टारगेट ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें निगेटिव में हम देखें निगेटिव में क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। साथ ही इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली जाति जनगणना का हमने पहले भी आर्टिकल देखा, पुराने भी न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल हैं वीडियोस हैं उसमें आपको यहाँ पे समझ में मिलेगा। आज का जो अगले आर्टिकल हम कवर करेंगे, बात करेंगे यहाँ पर भारत ने लगातार यहाँ पे देखिए 2 आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे। पहला, भारत ने लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। दूसरा, संकट कम करने की शर्तें। अब अगर बात करें भारत और इंडिया के बीच जो संघर्ष की टाइमलाइन देखें तो 1940 से देखिए 1950 के बीच में आपको पता है कि 1947 में जो जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मामले में बात होती है और LOC का जो मामला आता है उसी समय आता है, बार रोक दिया जाता है और उस कुछ क्षेत्र जो POK में रह जाता है, बाकी क्षेत्र भारत के कब्जे में रहता है। तो यहाँ पे बात होती है कि POK को भारत से वापस पाकिस्तान से वापस करना, इस संबंध में यहाँ पर बात होती है। फिर 1960 का दशक आता है, 1950-60 के बीच कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलती। फिर 60-70 के बीच आप देखेंगे कि 1965 में वॉर होता है, जिसमें आप देखें कश्मीर वॉर फिर से शुरू होता है। इंडिया पाक वॉर फिर 1971 में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे भारत बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाता है। फिर बाद में आप देखेंगे 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अगर देखें भारत के पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिले। 1980 से 90 के बीच आप देखेंगे 1980 से 90 के बीच आप देखेंगे तो कश्मीर में इंसर्जेंसी पाकिस्तान ने शुरू करवाई और पाकिस्तान का बहुत समर्थन था, जिसके बाद वहाँ पे कश्मीरी जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित उनका पलायन भारत के दक्षिण भाग की तरफ होता गया, मतलब जम्मू कश्मीर जो दक्षिण में उत्तराखंड हिमाचल के दिल्ली की तरफ हुआ। साथ ही साथ 1998 में आप देखेंगे 1998 बाद पोखरण 2 यहाँ पर किया, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण दोबारा किया वहाँ पर। उसके बाद तनाव देखने को मिला 1999 में भारत कारगिल
जो पाकिस्तान के साथ देखने को मिला, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की। ऑपरेशन विजय वहाँ पर चर्चा में रहा। फिर उसके बाद अब देखें 2000 से लेकर 2020 के बीच बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। 2000 से यहाँ पर देखें खासतौर पर 2020 के बीच अब देखेंगे कि आप सबसे पहले तो आप पाएंगे जो पार्लियामेंट अटैक होता है 2001 में, इसके संबंध में बहुत सारी चैलेंज निकल के सामने आए। फिर कंधार हाईजैक होता है, फिर समझौता एक्सप्रेस में समझौता एक्सप्रेस में यहाँ पे बॉम्बिंग होती है। साथ ही साथ जो 2016 के आसपास 2018 के आसपास जो पुलवामा और उरी होता है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मामला यहाँ पे काफ़ी गंभीर हो जाता है। और इस संदर्भ में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की, एयर स्ट्राइक कंडक्ट की, और हाल में जो पहलगाम हमला हुआ उसके संबंध में भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, जिसमें भारत उसको पूरी तरह से कमज़ोर करने की दिशा में यहाँ पे प्रयास कर रहा है। और इस संबंध में बात हुई कि पाकिस्तान यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है और ब्लैकआउट हुए हैं। ब्लैकआउट बेसिकली इसलिए किए जाते हैं कि जो ड्रोन हमले हैं उनको कम किया जा सके, उनके प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस संबंध में यहाँ पर उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, नीति निर्माता, आपातकालीन सुरक्षा बैठक के संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम बात करें तथ्यों के बारे में, हमने देख ही लिया कि 300 से 400 ड्रोन हमले किए गए, लेकिन भारत की जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म, उसने क्या कि इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। जम्मू कश्मीर 7 से अधिक आतंकियों को ही मारा गया। पाकिस्तान की गोलीबारी से जम्मू कश्मीर में भी आप देखें 10 से 15 लोगों की मौत हो गई है। तो ये कहीं चैलेंज देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें संकट के समय जो कम शर्तें हैं, अगर हम देखें यहाँ पर संकट के समय जो शर्तें हैं उसमें देखिए हाल ही में सीमा पार जो दुश्मनी है, भारत पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ उत्तेजित प्रतिशोध सिलसिले जारी है। यह लेख इस बात पर जोर भी दिया युद्ध विराम आगे जाकर संघर्ष के मूल कारणों को हल करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। इस संबंध में आर्टिकल यहाँ पे बात करता है। साथ ही आर्टिकल बात करता है कि लेख में बताया कि 1947 में भारत पाकिस्तान ने कई युद्ध लड़ा, सीमा पार आतंकवाद प्रॉक्सी संघर्ष में शामिल, जिसमें शांति प्रयासों को बार बार विफल किया। अब देखें भारत के और जो पाकिस्तान के बीच बहुत सारे शांति समझौते आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि शिमला समझौता 1972 हुआ, जब 1971 में पाकिस्तान हारा। उसके बाद जो पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों को भारत ने लगभग बंदी रखा था और उसको भारत ने फिर वापस कर दिया। बस उसके बदले में पाकिस्तान से भारत ने कुछ नहीं लिया। फिर लाहौर जो घोषणा होती है 1999 में, इस घोषणा में अभी आप देखें जो बातें थी वो कहीं न कहीं जो डिक्लेरेशन थी असफल हो गई। फिर आगरा शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें आगरा शिखर सम्मेलन हुआ, उसका भी कोई खास परिणाम नहीं निकला 2001 में। तो कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन वार्ताओं में कोई खास परिणाम नहीं निकला। इस संबंध में यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि प्रॉक्सी समूह जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वहाँ पे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो एक बार सरकार से बात हो भी जाती है तो भी आप देखें जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं यहाँ पे इतने एक्टिव होते हैं कि लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ाए रखते हैं। और इस संदर्भ में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव की नीति भी अपनाई। पाकिस्तान के संबंध में FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना हुआ है। अब हम बात करें वे फॉरवर्ड की, क्या यही उपाय है, क्या हमें क्या करना चाहिए, तो हमें थोड़ा विश्वास बहाली की तरफ यहाँ पर बात करने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल का मानना है विश्वास बहाली के उपाय अपनाए जाने चाहिए। विश्वास बहाली के उपाय में आप देखें ट्रैक टू डिप्लोमेसी के बारे में आप देखेंगे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है? खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जनता से जनता का जो संवाद है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इस संबंध में ट्रैक टू डिप्लोमेसी से बोला जाता है। फिर 2003 का जो सीज फायर संधि उसको पुराने समझौते पुनः पालन सुनिश्चित करना। सीमा पार जो आतंकवाद है, सीमा पार जो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, उसको यहाँ पे कम करने की दिशा में यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पाकिस्तान को भी सहयोग करना चाहिए। आर्थिक सहयोग और व्यापारिक बहाली को भी यहाँ पे करने की आवश्यकता होती है। व्यापारिक बहाली अगर होती है तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान भारत के बीच जो संबंध उनको सुधारा जा सकता है। भारत और चाइना के बीच जो फुल स्केल वॉर ना होने के रीजन यह भी है कि उनके बीच जो मिलिट्री जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा है, और इसको भी तो कहीं ना कहीं बेहतर संबंध यहाँ पे दिखाता है। फिर जल संसाधनों का सहयोग यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता है कि भारत और पाकिस्तान बहुत सारे जल को क्या कर सकते हैं आपस में, जो उनके बीच जो ट्रीटी है उसको बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं भागीदारी की बात होती है कि सार्क, SCO जैसी संस्थाएं हैं, वहाँ पर जो बहुपक्षीय भागीदारी उसको बढ़ावा दिए जाने की बात करते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी की यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही साथ जो मीडिया जो भूमिका है उसके भी यहाँ पे बात हुई। नैतिक पत्रकारिता पर यहाँ पर जोर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आर्टिकल है बात कर रहे हैं। फिर आज का लास्ट आर्टिकल बात करेगा प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको पता है कि आर्टिकल 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर हमें प्राप्त है। अब हम बात करें यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत यह स्वतंत्रता देता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, अभी आपको पता होना चाहिए। फिर 10 मई 2025 को क्या होता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अदालतों के पास कोई ऐसा राइट नहीं है जो यह बोले कि मीडिया जो प्रकाशित कर रहा है कंटेंट उसको आप हटा दो। ऐसा इसलिए हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट है उसने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि ANI क्या करे, किसी न्यूज़पेपर को या किसी न्यूज़ आर्टिकल को विकिपीडिया के पेज से हटा दे। ऐसा ANI को कहा गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा कोई अधिकार यहाँ पर हाई कोर्ट को नहीं है। अब बात आती है कि आजकल 19(1) यहाँ से चर्चा में आ गया।
एक जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान करता है, उसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या द्वारा इसे शामिल किया गया है। मूल संविधान में ऐसा नहीं उल्लेखित था, लेकिन बाद में इसे शामिल किया गया। एससी ने अलग अलग फैसले दिए। अगर आप देखेंगे रोमेश थॉपर के मामले में, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास मामला 1950, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह फ्रीडम ऑफ स्पीच में शामिल होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता का ही पार्ट है। यानी सरकार प्रेस पर रोक नहीं लगा सकती सिर्फ इसलिए कि ये विचार असहज है। फिर दूसरा यहाँ पे मामला आता है बेनेट कोलमैन का। तो ये जो रोमेश थॉपर मामला है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बेनेट कोलमैन का जो मामला आता है, कोलमैन, यहाँ पे भारत सरकार ने अखबारों के लिए न्यूज प्रिंट की जो कागज सीमा है उसको सीमा तय की और प्रकाशन की आज़ादी पर रोक प्रेस की स्वतंत्रता का हनन माना। अर्थात सरकार यहाँ पर क्या परोक्ष तरीके से ही प्रेस पर रोक नहीं लगा सकती। फिर इंडियन एक्सप्रेस मामला आया, यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भारत सरकार ने प्रेस पर भारी टैक्स लगाया था। कोर्ट ने कहा प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, फोर्थ स्तंभ है लोकतंत्र का। किस मामले में? इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ से डरा कर नहीं चला जा सकता। अब बात करें 1902 में, अगर जो सुप्रीम कोर्ट जो मौलिक अधिकार संबंधी सीमाएं हैं भारत की एकता, संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, इस आधार पर तो हर जगह अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी प्रेस की दिखाई देती हैं। सबसे पहले फेक न्यूज, पेड न्यूज, राजनीतिक कारपोरेट दबाव पर न्यूज, सेंसनाइजेशन न्यूज का, डिजिटल सेंसरशिप, या बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। अब इनमें क्या उपचार अपनाने चाहिए? सबसे पहले प्रेस स्वतंत्रता कानून लाना और कानून के तहत सभी को यहाँ पे लाया जाना चाहिए। साथ ही आप देखिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसको रेगुलेशन को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, नियम के ढांचे को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे पत्रकारों की मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में विश्व प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है हमारा, उसकी रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है। मीडिया साक्षरता की भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है यहाँ पर। साथ ही आप देखेंगे जो प्रेस है ना, वो स्वतंत्र समाज के लिए एक बेहतर माध्यम है, एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा माध्यम, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हाल में क्या हुआ, दक्षिण प्रेस जो स्वतंत्रता रिपोर्ट प्रकाशित हुई 2024-25, उसको लेकर गंभीर चिंताएं यहाँ पर उठी हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कि जो मामले हैं आप यहाँ पे देखे गए हैं कि जो भारत की जो रैंकिंग है, आप देखें भारत की रैंकिंग यहाँ पर कितनी है, 161वें स्थान पर है भारत। अब ये भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा करता है। पिछले वर्षों में देखें मीडिया हाउस पत्रकार 15 से अधिक छापे की घटना हुई। बहुत सारे जो अगर हम बात करें जो संवाददाता उनकी मौत भी हुई थी। इस संबंध में बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सजेशन यहाँ पे यही दे रहा है कि हमें जो सबसे पहले प्रेस जो फ्रीडम लॉ उस पर समर्पित एक कानून बनाने की आवश्यकता है, रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने बात की प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट की आवश्यकता है, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है पत्रकार सुरक्षा होनी चाहिए। साथ ही मीडिया के स्वामित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।